अब हम बात करेंगे आईएफ थ्योरम के बारे में। आईएफ थ्योरम क्या होती है, इसे हम प्रॉब्लम्स के माध्यम से समझते हैं। हमें कहा गया है प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन ऑड नंबर। सिद्ध कीजिए कि इसका पूर्णांक भाग एक विषम संख्या है। आई रिपीट द प्रॉब्लम। बच्चों प्रॉब्लम लिखिएगा, प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन ऑड नंबर। सिद्ध कीजिए कि इसका पूर्णांक भाग एक विषम संख्या है। पूर्णांक भाग इंटीग्रल पार्ट यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर। भाई गिवन नंबर के बराबर या उससे छोटों में सबसे बड़े इंटीजर को कहा करते हैं आप इंटीग्रल पार्ट या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे कहा गया 11.283, तो इसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो होगा 11। इंटीग्रल पार्ट को आप आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कुछ इस तरह से लिखा जाता है बच्चों। दशमलव से पहले का हिस्सा अगर पॉजिटिव नंबर है तो नेचुरल सी बात है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो दशमलव से पहले का जो हिस्सा है वो कहलाता है इंटीग्रल पार्ट। और लगे हाथों में आपको और बता दूं बच्चों, दशमलव और दशमलव के बाद का जो हिस्सा होता है उसे आप कहा करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग स्मॉल एफ से या करली ब्रैकेट एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता है 0.283 होगा इस केस में प्रिसाइजली। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे कहा गया 20.987, तो इसका इंटीग्रल पार्ट या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 20 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि कुछ ये क्या होगा बच्चों 0.987। किसी भी धनात्मक संख्या के लिए दशमलव से पहले का जो हिस्सा होता है उसे आप कहते हैं इंटीग्रल पार्ट और दशमलव के बाद का जो हिस्सा होता है उसे आप कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। अब इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को आप 11 प्लस 0.283 लिख सकते हैं, यानी मैं इसे लिख सकता हूं i प्लस एफ। भाई ये है उसका इंटीग्रल पार्ट, ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट। लाइकवाइज इसे मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 0.987 और 20 जो है वो है इसका इंटीग्रल पार्ट और f जो है साहब वो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि भिन्नात्मक हिस्सा। और एक बात आप जानते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो अवश्यम भावी रूप से 0 से 1 के बीच होता है। भाई कोई नंबर ऐसा हो सकता है ना कि उसमें दशमलव के बाद कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। भाई 25 लिखा हुआ है मतलब 25.0 लिखा हुआ है, यूं कह सकता हूं मैं इसका। तो इंटीग्रल पार्ट इसका 25 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं, तो इस तरह से कहा जा सकता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 हो सकता है लेकिन कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ये तो बेसिक बात है बच्चों। अब मैं आता हूं मेरी प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम बनाने वाले ने मुझे कहा कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो एक ऑड नंबर है, ये सिद्ध कीजिए, वो एक विषम संख्या है, वो सिद्ध कीजिए। अर्थात देखिए √6 इज एन इरेशनल नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया जनाब। मल्टीप्लाई कर देने के बाद में उसमें 5 ऐड कर दीजिए, कर दिया आपने, और फिर उसकी पावर n कीजिए। n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। अब आपने जब उसको पूरा सिंप्लीफाई करा, भाई n की वैल्यू 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो 10 हो, कुछ भी हो सकती है, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, ये अंडरस्टूड है। तो आपके पास में वो जो पूरी वैल्यू आएगी, भाई पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 5 ऐड करा, फिर उसको जब उसकी पावर मैन रखा, फिर फाइनली वो जो नंबर आपके पास में आया, आपको सिद्ध करना है कि वो जो नंबर आएगा उसकी इंटीग्रल वैल्यू मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट यानी दशमलव से पहले का जो हिस्सा है वो एक विषम संख्या ही आना चाहिए, ये सिद्ध कीजिए। तो अप्रोच आपके दिमाग में हो सकती है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप पहले √6 की वैल्यू रखें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 ऐड करें और उसकी पावर मैन करें। अब n मुझे मालूम नहीं कितना है तो उसको मैं उतनी बार मल्टीप्लाई करूंगा जितना भी होगा उसकी वैल्यू पावर में, फिर उसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो ऑड नंबर आएगा, ये सिद्ध करना है। काम आप वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक काम करें, भाई इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड कर दीजिए तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। फिर अगला टर्म जो होगा वो होगा 5 की पावर n-1 और 2√6, फिर होगा आपके पास में nc2 5 की पावर n-2 2√6 का स्क्वायर, फिर अगला क्या होगा टर्म nc3 5 की पावर n-3 2√6 की पावर 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर आखिरी में क्या आएगा ncn 2√6 की पावर n। कुछ इस तरीके की पिक्चर आपके पास में आ जाएगी। अब आप यहाँ पर 5 की पावर n में nc0 का मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इन सबको ऐड कर दीजिए। भाई अल्टीमेटली इसकी वैल्यू जो है वो इन सबके समेशन एडिशन के बराबर है। अब वो सारी वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे और ऐड कर देने के बाद में जो उसकी वैल्यू आएगी, वो जो नंबर आपके पास में आएगा, उस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है यानी वही दशमलव से पहले का हिस्सा, वो एक विषम संख्या होगी। ये आपको सिद्ध करने को कहा गया है।
तो या तो वो आपने मैंने जो बोला मल्टीप्लाई करा फिर ऐड करा फिर पावर करी, ऐसे कर लीजिए, या इसका यूज करके कर लीजिए। और जाहिर सी बात है हम बाइनोमियल थ्योरम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में बात होगी कि बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत लेक्चर आया है तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज हो रहा होगा तो मैं वही यूज करूंगा। तो मैं काम करता हूं बच्चों, ये तो मैं जानता हूं, ये तो मुझे पता है कि ये होता है। अब एक काम करते हैं बच्चों, हम आर जो ये एक्सपांशन आपके पास में है, ये जो टर्म आपको दे रखा है, जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, मैंने इसे सपोज कर लिया आर, मान लिया इसे आर, मान लिया। अब मान लिया कि इसका इंटीग्रल पार्ट है आई और इसका फ्रैक्शनल पार्ट है एफ। आपको लिखना पड़ेगा लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू आर एंड लेट इट्स इंटीग्रल पार्ट इज आई एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज एफ। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया आपने इससे मान लिया आर, आपकी मर्जी है, आप आर मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, एन मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप ये मानिए, मैंने आर मान लिया, मान लिया। और फिर यहां पर एक और बात मैंने मानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट आई है और फ्रैक्शनल पार्ट एफ है, तो कोई भी नंबर हो उस नंबर को आप आई प्लस एफ की फॉर्म में लिख सकते हो, आई प्लस एफ की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर आई इज नथिंग बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड एफ इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो। सो मैं कह सकता हूं कि आई प्लस एफ, आई प्लस एफ जो होगा वो होगा एन सी जीरो 5 की पावर एन, एन सी वन 5 की पावर एन माइनस 1 2√6, फिर एन सी टू 5 की पावर एन माइनस 3। ओए इतनी जल्दी का एन माइनस 3 भैया, अभी तो एन माइनस 2 आएगा, ज़्यादा जल्दी नहीं करना भैया। ये लीजिए साहब, ये लीजिए, ये कुछ आया, ऐसे ही आगे बढ़ूंगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, आप नोट डाउन भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा भैया। नोट डाउन करने से फायदा ये होता है कि आपको स्मरण रहता है कि सर ने समझाते समय क्या बताया था। चलिए यहां पर आपके पास में कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आ जाएगी। और चलिए साहब, इससे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। भाई ये तो तुम जानते हो, इसे तुमने आर सपोज कर लिया और उसका आर का इंटीग्रल पार्ट आई सपोज कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट एफ सपोज कर लिया, तो ये हो गया आई प्लस एफ। तो ये आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया, आ गया। अब एक काम कीजिए बच्चों, लगे हाथों आप 5 माइनस 2√6 का एक्सपांशन कीजिए। आपसे बोला नहीं है किसी ने, बट लेट मी सपोज कि मैं इसका एक्सपांशन करता हूं। जब इसका एक्सपांशन करूंगा तो क्या होगा, एन सी जीरो 5 की पावर एन, फिर यहाँ अगला टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे यहाँ पर, इसलिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर अगला टर्म प्लस हो जाएगा, एन सी टू 5 की पावर एन माइनस 2 2√6 का स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा और इस तरह से चलता रहेगा। आखिरी वाला टर्म पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एन क्या है, एन एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। पर चलिए लेट मी सपोज दिस इज टू बी माई इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने मान लिया, मान लिया। अब आप एक बात समझिएगा, ये तो मैंने किया जो मैंने यहां पर लिखा। अब आप 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6 जरा निकाल कर देखिए क्या आता है। जरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आया। सो आई कैन से 5 माइनस 2√6 जो होगा वो 1/5 प्लस 2√6 होगा। भाई 5 माइनस 2√6 की वैल्यू क्या ये नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 में से 2 का स्क्वायर 4 6 24, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब आप एक बात समझिएगा कि ये जो वैल्यू आपके पास में है 1/5 प्लस 2√6, डेफिनेटली ये वैल्यू 1 से बड़ी है। गौर कीजिएगा, 5 में जब ये ऐड करेंगे तो ये 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ी क्वांटिटी से जब 1 को डिवाइड करोगे तो आउटकम 1 से कम आएगा। भाई ये 1 से कम ही आ रहा है। ऐसा आप √6 की बकायदा 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आपके पास में वैल्यू है √6 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, उसको 5 में सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो भी आपको मिल जाएगा 1 से कम है। अदरवाइज आप यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 5 में जब 2√6 जोड़ोगे तो निश्चित रूप से वो 1 से बड़ा, 5 खुद ही 1 से बड़ा है तो पूरी वैल्यू तो 1 से कम आएगी। और अगर ये 1 से कम है तो आपको मालूम है 1 से कम कोई नंबर अगर है और उसकी पावर में कुछ पॉजिटिव इंटीजर रखोगे तो निश्चित रूप से वो 1 से कम ही होगा, निश्चित रूप से वो 1 से कम ही होगा। अरे 1 से छोटा कोई नंबर है, 1 से छोटा कोई पॉजिटिव नंबर है, 1 से छोटे किसी पॉजिटिव नंबर की अगर आप पावर में कुछ करोगे तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा ही रहेगा कुल मिलाकर। सो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 1। सो ये आपके पास में जो एक्सप्रेशन आया जिसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया है, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 1, ये लेस देन 1 होगा। सो एक काम करते हैं, ये लेस देन 1 होगा, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने। सो लेट मी सपोज 5 माइनस 2√6 होल टू द पावर n को मैंने f डैश सपोज कर लिया।
इसे मैंने एफ डैश सपोज कर लिया। और एक बात अवश्यम भावी है कि एफ डैश की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, इनफैक्ट 0 भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 0 तब होती जब ये खुद 0 होता, 0 तब ये होती तब ये जब ये 0 होता, लेकिन ये 0 तो नहीं है। 5 माइनस 2 रूट 6 की वैल्यू 1 से कम है, लेकिन क्या 0 है ये वैल्यू? क्या दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0? नहीं आएगी। क्या ये वैल्यू 0 आएगी? नहीं आएगी। तो अगर ये 1 से कम है ये एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को जब आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, और 1 को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। 1 को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। मानते हो? परफेक्ट, ये पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये 1 से कम ही होगा, ये 1 से कम होगा और पॉजिटिव होगा। अब अगर ये है तो इसकी पावर में अगर आपने कोई नेचुरल नंबर रख दिया तो वो भी 1 से कम आएगा, 1 से कम होगा, लेकिन साथ ही में ये तो आप समझ सकते हो कि वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा होगा। और अगर मैंने इसे एफ डैश सपोज कर लिया तो एफ डैश की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच ही आएगी। बहुत अच्छी बात। तो अब आप जो है पहले इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। समझ चुके हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो आपको 1 मिला, उससे आपके पास में इसको इधर डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ये वैल्यू 0 से तो बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन 1 से छोटी है, क्योंकि 1 को 1 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो। और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसकी पावर में कुछ रख देंगे तो वो भी 1 से छोटा होगा, लेकिन चूंकि वो पॉजिटिव इसलिए पावर में कुछ रख देने पर वो भी पॉजिटिव ही होगा। और उसको मैंने एफ डैश सपोज करा तो ये, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था। तो अब एक काम कीजिए बच्चों, ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन है इससे अगली स्टेप में आप एफ डैश ले लेंगे, और एफ डैश की वैल्यू क्या होगी? NC0 5 की पावर n माइनस NC1 5 की पावर n माइनस 1 2 रूट 6 NC2 5 की पावर n माइनस 2 2 रूट 6 का स्क्वायर, फिर NC3 5 की पावर n माइनस 3 2 रूट 6 का क्यूब। इस तरीके से इसे इक्वेशन सेकंड नाम दीजिए। आप उसे इक्वेशन सेकंड नाम मत दीजिए, देने को दे सकते थे, अगर उसे सेकंड देंगे तो उसे थर्ड देंगे, पर इसे मैंने सेकंड नाम दे दिया मैंने। बहुत अच्छी बात। अब आप एक काम कीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जस्ट कीप देम एडिंग। आपने उनको ऐड कर दिया। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो LHS क्या बनी? फर्स्ट इक्वेशन का LHS ये था और सेकंड इक्वेशन का LHS ये था। फर्स्ट इक्वेशन का LHS I प्लस एफ, सेकंड इक्वेशन का एफ डैश। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जरा देखिए, इतना तो मैं डायरेक्ट चल सकता हूं, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये दोनों ऐड होंगे। दीज टू विल गेट एडेड टू ईच अदर वाइल दीज टू विल कैंसल ईच अदर। लाइकवाइज ये दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे, लेकिन यहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये दोनों ऐड होंगे, तो ये 2 टाइम्स कॉमन आ जाएगा। NC0 5 की पावर n, NC0 5 की पावर n, NC0 5 की पावर n। यहां पर देखेंगे तो NC2 5 की पावर n माइनस 2 2 रूट 6 का स्क्वायर हो गया। 5 की पावर n माइनस 2 यहां पर भी था, यहां पर भी था, 2 रूट 6 का स्क्वायर यहां पर भी था, यहां पर भी था, ऐड हो गया। और फिर ऐसे ही आपके पास में क्या होगा? NC4 5 की पावर n माइनस 4 और 2 रूट 6 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये आ गया आपके पास, ये आ गया। अब यहां पर आप देखिए तो ये है I प्लस एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू, जरा गौर कीजिएगा, ये है 2 बाहर जो लिखा हुआ है। और ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में आ रहा है, यू पीपल कैन सी रूट 6 एक इरेशनल नंबर था। रूट 6 एक इरेशनल नंबर था, लेकिन चूंकि आपने उसकी पावर 2 कर दी तो वो इरेशनल की जगह रेशनल हो गया। भाई रूट 6 रूट के बाहर आ गया, रूट 6 रूट के बाहर आ गया, पावर 4 हो जाने पर भी, ऐसी पावर 6 हो जाने पर, पावर 8 पावर 10 वगैरह वगैरह। तो फाइनली आप पाओगे, आपको एक बात तो पता है कि NCR जो होता है वो हमेशा एक इंटीजर ही होता है। भाई NCR क्या होता है? n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, उनमें से R थिंग्स को सिलेक्ट करने के तरीके, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर। सो दिस इज एन इंटीजर, 5 की पावर n भी एक इंटीजर होगा। दिस इज एन इंटीजर, 5 की पावर n माइनस 2 भी एक इंटीजर होगा। ये इंटीजर नहीं था, ये इरेशनल था, लेकिन स्क्वायर हो जाने पर ये भी रेशनल हो गया, इंटीजर बन गया। ये एक इंटीजर बन चुका, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर बन चुका। मतलब कुल मिलाकर ये जो पूरी ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, यू कैन सी दिस इज एन इंटीजर। ये एक पूर्णांक है, ये आपके पास में एक पूर्णांक है। और 2 में किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कीजिए, यू जस्ट मल्टीप्लाई
any integer with 2, obviously you are going to get an even number. आपको क्या मिलेगा? एक इवन नंबर। हो सकता है ये इंटीजर इवन हो सकता है ये इंटीजर ऑड हो सकता है ये जो आपके पास में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, हो सकता है ये इवन हो या ऑड हो। लेकिन एक अच्छी बात है कि बाहर 2 है और 2 का मल्टीप्लाई कर देने से मुझे क्लियर हो चुका है कि एक इवन नंबर ही होगा। सो दिस इज एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर आ चुका। अब आप एक बात जानते हो, जरा गौर कीजिए, एक बात आप जानते हो कि f जो है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच है। भाई आपने शुरुआत में ही बोला f जो होगा, भाई वो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। और साथ ही में आप जानते हो f डैश जो है वो 0 से 1 के बीच है। अभी आपने देखा भाई f डैश मतलब ये 0 से 1 के बीच है। मैं 2, 3, 4 बार बता चुका हूं क्यों है। भाई पॉजिटिव है इसलिए 0 से बड़ा है, और चूंकि 1 से छोटा है इसलिए इसकी पावर में कुछ रख दिया तो वही 1 से छोटा ही रहेगा। तो ये तो f की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, f डैश की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच है। तो कुल मिलाकर अगर इन दोनों का एडिशन करें, भाई ये तो आप जानते हो सिंस इट इज एंड इट इज, सो आप एक बात समझ सकते हो कि f प्लस f डैश की जो वैल्यू होगी वो 0 से 2 के बीच ही होगी। मैंने क्या करा अभी ध्यान दीजिएगा, f की वैल्यू 0 से 1 के बीच है और f डैश की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। तो इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो इसका एडिशन कहां से कहां जाएगा? आप इनका एडिशन मिनिमम कब हो सकता है? आप जरा सोचिए, इसका और इसका एडिशन मिनिमम कब हो सकता है? जब आप इन दोनों की मिनिमम वैल्यू रखो। दिमाग लगाइएगा, इन दोनों का एडिशन मिनिमम कब होगा? जब इन दोनों की मिनिमम वैल्यू पुट करो। भाई f मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या है, लेकिन एक बात तो मालूम है ना कि 0 से 1 के बीच है। f डैश मुझे मालूम है ना 0 से 1 के बीच है, और ये तो 0 भी नहीं है। तो आप जरा ये दिमाग लगाइए कि इन दोनों का एडिशन मिनिमम कब आएगा? इन दोनों का एडिशन मिनिमम तब आएगा व्हेन यू आर गोइंग टू पुट मिनिमम वैल्यू ऑफ f एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f डैश। जब आप f और f डैश दोनों की मिनिमम वैल्यू पुट करो, और f की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, ये 0 के बराबर भी हो सकती है, ये 0 के बराबर भी हो सकती है, इसलिए f की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी 0। अब ये तो 0 है, लेकिन यहां जो वैल्यू है वो 0 से तनिक सी भी ज्यादा हुई तो इन दोनों का सम 0 से तनिक सा ज्यादा ही आएगा। आई रिपीट, f की भाई इन दोनों का एडिशन मिनिमम कब होगा? जस्ट यू थिंक अबाउट दैट। तो इन दोनों का एडिशन मिनिमम तब होगा जब आप f की मिनिमम वैल्यू पुट करो और f डैश की मिनिमम वैल्यू पुट करो। अब f की तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इक्वल है, लेकिन ये तो 0 से बड़ा है। तो जब इसमें 0, यहां चलो आपने 0 भी ले लिया, लेकिन यहां तो 0 से हल्का सा भी ज्यादा लोगे तो इन दोनों का सम 0 से बड़ा ही आएगा, 0 के इक्वल भी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए मैंने 0 के बराबर नहीं लिया। और इन दोनों के सम की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? इन दोनों के सम की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इन दोनों के सम की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब आप इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू पुट करो, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू पुट करो और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू पुट करो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 नहीं होगी, 1 से तनिक सी कम होगी, 1 से कम होगी, 1 के बराबर नहीं है। और यहां पर भी 1 नहीं होगी, 1 से तनिक सी कम होगी। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 से तनिक सी कम आएगी, 2 नहीं आ पाएगी। बट 2 तब आती जब ये भी 1 होता, ये भी 1 होता। अब ना तो ये 1 पॉसिबल है ना ये 1 पॉसिबल है। सो ले देके हमको कंफर्म है कि f प्लस एफ डैश की वैल्यू जो होगी वो 2 से कम ही होगी। सो f प्लस एफ डैश जो है दैट विल लाई समवेयर बिटवीन 0 एंड 2। f डैश की f प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 से 2 के बीच होगी। होप आपको ये समझ में आया है। अब ये 0 से 2 के बीच है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, i एक इंटीजर है, राइट हैंड साइड पर भी एक इंटीजर है जो कि कंफर्म है, एक इवन नंबर है। भेजा लगाइएगा, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। तो कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो हो ना हो f प्लस एफ डैश हैज टू बी एन इंटीजर। आप एक इंटीजर में एक इंटीजर जोड़ोगे तो ही एक इंटीजर आएगा। या यूं समझो, इस i को आप उधर लेके चले जाओ तो आपको क्या मिला? f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू क्या मिला आपको? इवन नंबर माइनस एक इंटीजर। दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, एंड डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज नथिंग बट एन इंटीजर। एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, इंटीजर और इंटीजर का डिफरेंस एक इंटीजर ही होगा ना बाबा, होगा ना? परफेक्ट। तो ये एक इंटीजर ही होगा। तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू एक इंटीजर होगी।
f प्लस एफ डैश की वैल्यू एक इंटीजर होगी, एक बात। और दूसरी बात, f प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 से 2 के बीच है। भाई पहली पुष्टि तो ये हो गई कि f प्लस एफ डैश एक इंटीजर है। दूसरी बात, वो 0 से 2 के बीच है। तो जरा दिमाग लगाओ, 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर पॉसिबल है? 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर पॉसिबल है? तो वो 0 से 2 के बीच में केवल एक ही इंटीजर पॉसिबल है, वो है 1। 0 से 2 के बीच में केवल एक ही इंटीजर पॉसिबल है, वो है 1। है 0 से 2 के बीच में केवल एक ही इंटीजर पॉसिबल है, वो है 1। तो मैं बोल सकता हूं इस बेसिस पर कि ये है I और ये है +1 इज इक्वल टू एन इवन नंबर। ये है I, ये है 1 इज इक्वल टू इवन नंबर। 1 को आप उधर लेके चले जाइए, तो 1 को आप उधर लेके चले जाएंगे तो I बराबर क्या होगा? I बराबर होगा इवन नंबर -1। इवन नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इवन नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निश्चित बात है किसी भी इवन नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट एन ऑड नंबर, आपको एक विषम संख्या ही मिलेगी। जब आप एक इवन नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक ऑड नंबर मिलेगा। तो I क्या मिला आपको? ऑड नंबर। और I ही क्या था? इसका इंटीग्रल पार्ट। क्या था इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको सिद्ध करने को कहा गया था कि सिद्ध कीजिए जनाब इसका इंटीग्रल पार्ट एक ऑड नंबर है। आ गया? सिंपल। आई रिपीट दी प्रॉब्लम। मुझसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए साहब इसका इंटीग्रल पार्ट एक ऑड नंबर है, इसका पूर्णांक भाग एक विषम संख्या है। अर्थात आपने √6 का इसमें मल्टीप्लाई करा, उसमें 5 ऐड करा और उसकी पावर में कुछ भी रखा, वो जो भी कोई नंबर आए वो n पर डिपेंडेंट ही आएगा। हो सकता है स्क्वायर किया हो, क्यूब किया हो, पावर 4 करी हो, पावर 10 करी हो, पावर 29 करी हो, पावर 81 करी हो, कुछ भी इस तरह की पावर करी हो। तो वो आपको प्रूव करना है कि उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, मतलब दशमलव से पहले का जो हिस्सा होगा वो एक विषम संख्या होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो आप चाहो तो वैल्यू रखे फिर आप करो, या फिर आपने बाइनोमियल का एक्सपेंशन करा, ये आ गया। अब मान लेते हैं इसको मैंने सपोज कर लिया कितना? R। लेट मी सपोज दिस इज इक्वल टू R, और माना कि उसका जो इंटीग्रल पार्ट है I है और फ्रैक्शनल पार्ट f है, तो इसको आप I प्लस एफ लिख सकते हो। सो हमारे पास में क्या हो गया? ये था और इसे आपने I प्लस एफ माना तो I प्लस एफ की वैल्यू ये आ गई। अब मैंने इसका एक्सपेंशन किया और ये 5 - 2 √6 इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस। इसका मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल है और इसीलिए मैंने देखा कि इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच होगी, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच है, उसकी पावर में कुछ रख दिया तो वो भी 0 से 1 के बीच होगा और इसका एक्सपेंशन ये होगा। इसको मैंने सपोज कर लिया f डैश। यहां पर मानना पड़ेगा लेट दिस इज इक्वल टू f डैश, वेयर f डैश इज लाइंग बिटवीन 0 and 1। और क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। वो 0 से 1 के बीच में क्यों है? तो ये भी 0 से 1 के बीच है। ये इनफैक्ट 0 भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पार्ट फिर भी एक बार 0 हो सकता था, क्योंकि हो सकता है दशमलव के बाद कुछ लिखा हुआ ही नहीं हो, है ना, लेकिन ये 0 हो सकता था। तो ये 0 नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि ये 0 नहीं है। तो आपने दोनों को ऐड करा, जो माइनस प्लस वाले टर्म्स थे वो कैंसिल हो गए, आपके पास में ये मिल गया। अब ये एक इरेशनल नंबर था, स्क्वायर करने पर वो रूट के बाहर आ गया। ये एक इरेशनल नंबर था, पावर 4 करने पर वो रूट के बाहर आ गई। एंड फाइनली यू पीपल आर गेटिंग एन नंबर, एन इंटीजर। ये आपको एक इंटीजर मिल गया। आपको क्या मिल गया? 2 × इंटीजर, मतलब एक इवन नंबर। अब आप जानते हो f की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, f डैश की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। तो इन दोनों का सम निकालिए। अब इन दोनों का सम की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देयर सम विल बी ऑब्टेन्ड एज मिनिमम व्हेन देयर मिनिमम वैल्यूज आर एडेड। जब इनकी मिनिमम वैल्यू पुट करें, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 से ज्यादा है। 0 नहीं है, वो 0 से कितनी ज्यादा है उससे मतलब नहीं, चलिए तनिक सी भी अगर ज्यादा हुई तो 0 में 0 से तनिक सा भी बड़ा नंबर ऐड करोगे तो 0 से तनिक सा बड़ा ही आएगा। इट विल बी माइन्यूटली मोर देन 0। और ये 1 है नहीं है। Here we do not find the sign of equality, so ये 1 से कम होगा, ये भी 1 से कम होगा। So naturally their sum will be definitely minutely लेस देन 2। तो ये आपके पास आ गया। और f प्लस एफ डैश की वैल्यू निकाली जाए तो वो इवन नंबर में से I को सब्ट्रैक्ट कीजिए। दिस इज अ नंबर इंटीजर, दिस इज आल्सो एन इंटीजर, तो इन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर ही होगा। और एक और बात जानते हो कि f प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 से 2 के बीच है और साथ में वो एक इंटीजर है। सो f प्लस एफ डैश की अगर पॉसिबिलिटी किसी बात की है तो वो केवल एक ही है कि f प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में केवल एक ही नंबर है, वो है 1। वो केवल एक ही नंबर है 1। ये आया आपके पास में। तो आपने ये I लिखा, इसको 1 लिखा, यहाँ 1 को उधर लेके चले गए तो आपको ये मिल गया। होप आपको ये समझ में आ चुका है। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।
तो चलिए जनाब, इस बेसिस पर हमने ये प्रूव कर दिया। लगे हाथों एक छोटी सी प्रॉब्लम और इसमें सॉल्व कर लीजिए बच्चों। आपको ये दे रखा है, लेट r इज इक्वल टू, इस बार प्रॉब्लम में ही आपको दे रखा है 5 + 2√6 टू द पावर n, ये आपको दे रखा है और बोला है कि इट्स फ्रैक्शनल पार्ट इज f, इट्स फ्रैक्शनल पार्ट इज f। आपको प्रॉब्लम में ये गिवन है, लेट r इक्वल टू दिस एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट इज f, फाइंड वैल्यू ऑफ r इंटू 1 माइनस f। r इंटू 1 माइनस f की वैल्यू आपको बतानी है, वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिएगा। चलिए देखिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं बच्चों। मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है, r इंटू 1 माइनस f। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पिछली प्रॉब्लम का यूज कर लीजिए। एज सच r क्या है, वो है, और आपने अभी पिछली प्रॉब्लम से क्या सीखा, आपने सीखा f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1 आई थी। एफ डैश क्या था, इसका कॉन्जुगेट था, तो यहां से एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस एफ। भाई अभी आपने प्रॉब्लम करी थी तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो एफ डैश की वैल्यू आ गई 1 माइनस एफ, आ गई करेक्ट। अब आपसे पूछा है r इंटू 1 माइनस एफ पूछा है, तो मैं दूसरी भाषा में बोल सकता हूं r इंटू एफ डैश पूछा है। भाई आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, और f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1, तो एफ डैश की वैल्यू 1 माइनस एफ, तो ये आपसे r इंटू 1 माइनस एफ पूछा है, मतलब r इंटू एफ डैश पूछा है, और r क्या है 5 प्लस 2√6 की पावर n है, और f डैश क्या है 5 माइनस 2√6 की पावर n। 5 का स्क्वायर 25 और ये 24 और उस पूरे की पावर में n, 1 की पावर में n क्या होगा, और कुछ नहीं 1 ही होगा। तो r इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू पूछी थी, तो वो आपके पास में कितनी आ गई जनाब, कुछ ऐसी आ गई। होप आपको समझ में आया है, तो कर लीजिएगा। चलिए इसी प्रॉब्लम में अगर मेरे से एक और चीज बोल दी गई जाती कि इसका इंटीग्रल पार्ट i है और फ्रैक्शनल पार्ट f है, इसका इंटीग्रल पार्ट i है, फ्रैक्शनल पार्ट f है, तो सिद्ध कीजिए कुछ ऐसा, करिए प्रूव। इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इज i, इंटीग्रल पार्ट इज i एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज f, तो ये प्रूव कीजिए, तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भैया आप देखिए बहुत सरलता से हो गया। अभी आपने क्या करा, r इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू 1 प्रूव करी, और r क्या है i प्लस एफ, r क्या है i प्लस एफ, और ये क्या है 1 माइनस एफ। इससे क्या आ गया, i प्लस एफ इज इक्वल टू कितना 1/1 माइनस एफ हो गया। i बराबर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एफ, और इस प्लस एफ को RHS पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एफ प्रूव हो चुका है, कर लीजिएगा। होप आपको ये समझ में आया है जो भी कुछ करा है। अब एक काम करते हैं, इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, इससे मिलती जुलती थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे कहा गया है कि चलिए क्या लें, कोई नंबर हम ऐसा ही चुन लेते हैं, 3 + √7, 3 + √7 की पावर 2n + 1। प्रूव दैट इट्स इंटीग्रल पार्ट इज एन ऑड नंबर। सिद्ध कीजिए कि इसका पूर्णांक भाग एक विषम संख्या है। करिए, सिद्ध कीजिए कि इसका पूर्णांक भाग एक विषम संख्या है। वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिएगा। तो चलिए साहब देखिए, मैंने माना कि इसे r और r का इंटीग्रल पार्ट मैंने i सपोज कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट इसका f सपोज कर लिया, तो r बराबर i प्लस एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + √7 और उस पूरे की पावर में कितना 2n + 1, करेक्ट। और बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करके 2n + 1 C0, 3 की पावर 2n + 1 और √7 विच इज़ एन इरेशनल नंबर ऑब्वियसली, ये आया, प्लस 2n + 1 C1, 3 की पावर में ये माइनस कर देंगे और यहाँ √7 की पावर 1, फिर 2n + 1 C2, 3 की पावर में 2n - 1 √7 का स्क्वायर, फिर 2n + 1 C3 और 3 की पावर में 2n - 2 और √7 का क्यूब एंड सो ऑन। माना इक्वेशन नंबर 1, मान लिया इसे
आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप एक काम करें, 3 प्लस रूट 7 में जब आप 3 माइनस रूट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप आराम से चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2 हो जाएगा। इस बेसिस पर 3 माइनस रूट 7 की वैल्यू 2/3 प्लस रूट 7 आ गई है। और 2 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे, नेचुरल सी बात है कि 3 में जब रूट 7 जोड़ेंगे तो वो 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा तो 2 से तो बड़ा होगा ही सही। भाई 3 माइनस रूट 7 की वैल्यू ये आ गई। 3 में जब रूट 7 जोड़ेंगे तो वो तो 2 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, तो 2 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो हम जानते हैं चूंकि 2/3 प्लस रूट 7 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर माय डियर। ये एक धनात्मक संख्या होगी, ये एक धनात्मक संख्या होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। एंड रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज इज नथिंग बट अ पॉजिटिव क्वांटिटी ओनली। सो आई कैन कंक्लूड दैट 3 माइनस रूट 7 will lie somewhere between 0 and 1। ये 0 और 1 के बीच होगा, और अगर ये 0 और 1 के बीच है तो इसकी पावर में कुछ भी रख दीजिए, पॉजिटिव नंबर की पावर में अगर आप कुछ रख भी देते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये भी कंफर्म है। सो लेट मी सपोज क्या सपोज हम मान लेते हैं इसे एफ डैश सपोज कर लेते हैं। लेट दिस इज एफ डैश की मैंने क्या सपोज कर लिया, ये सपोज कर लिया, तो इससे मतलब ये हो गया कि एफ डैश जो है दैट विल आल्सो लाई समवेयर बिटवीन 0 and 1, या एफ डैश 0 और 1 के बीच होगा। तो उस बेसिस पर एफ डैश यानी कि 3 माइनस रूट 7 की पावर कितनी, n नहीं, यहाँ 2n प्लस 1 लिखा हुआ है तो मैं 2n प्लस 1 लिख देता हूँ। कौन सा बड़ा काम है भैया, ये लीजिए 2n प्लस 1 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, ये लीजिए। तो ये कुछ ऐसा आ गया, और इसका एक्सपांशन क्या होगा, इसका एक्सपांशन होगा 2n प्लस 1 C0 3 की पावर 2n प्लस 1, फिर माइनस 2n प्लस 1 C1 3 की पावर 2n रूट 7 की पावर 1, और फिर 2n प्लस 1 C2 3 की पावर 2n माइनस 1 रूट 7 का स्क्वायर, एंड चलता जाएगा। वी जस्ट कीप ऑन एडिंग दैम, आखिरी टर्म आपका जो है वो आ जाएगा उस हिसाब से। अब आपके पास में क्या करने का है, ये आपने सबको ऐड कर दिया। अब आप एक काम कीजिए, इसे इक्वेशन नंबर पहली वाली को इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे जस्ट कि ऐड दीज टू इक्वेशंस। सो ये हो गया I प्लस एफ डैश। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या पिक्चर पाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। ऐसे ही यहाँ पर अगला टर्म नेगेटिव आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली क्या आएगा, जो प्लस प्लस वाले टर्म्स थे वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, और सिमेट्री से उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2n प्लस 1 C0 3 की पावर 2n प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 C2 3 की पावर 2n माइनस 1 रूट 7 का स्क्वायर, फिर 2n प्लस 1 C4 3 की पावर 2n माइनस 3 और रूट 7 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये होता जाएगा भैया, इस तरह से ऐड होते जाएंगे। अब आप देखिए फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, I प्लस एफ डैश 2 इंटू, अब आप देखिए रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर हो जाने से वो रूट के बाहर आ गया, पावर 4 हो जाने से वो रूट के बाहर आ गया। सो फाइनली ये तो एक इंटीजर था ही सही, 3 की पावर भी एक इंटीजर था, ये एक इंटीजर था ही सही, तो 3 की पावर में एक इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया, तो कुल मिलाकर दिस इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, ये 2 इंटू इंटीजर। सो आई कैन कंक्लूड दिस इज गोइंग टू बी एन इवन नंबर, ये एक सम संख्या होगी। क्या होगी, एक सम संख्या। सो I प्लस एफ डैश एक इवन नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि 2 में एक इंटीजर का मल्टीप्लाई करा, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई एन इंटीजर विद 2 डेफिनेटली यू पीपल आर गोइंग टू गेट एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर होगा। फिर वही बात होगी यहाँ पर क्या कि अब चूंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट f इज लाइंग समवेयर बिटवीन 0 and 1, और f डैश जो है वो भी 0 और 1 के बीच ही है, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, इन दोनों का सम मिनिमम कब आएगा, जब इन दोनों की मिनिमम वैल्यू पुट करो। फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि इन दोनों का सम मिनिमम कब होगा, जब इन दोनों की मिनिमम वैल्यू पुट करो। अब इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू 0 से
तनिक सी ज़्यादा होगी। तो 0 से तनिक से ज़्यादा होगी, तो जब 0 में 0 से तनिक सा ज़्यादा करोगे तो कुल मिलाकर जो सम आएगा वो भी 0 से तनिक सा ज़्यादा ही आएगा। और यहाँ पर दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जब पुट करोगे तो सम मैक्सिमम आएगा, लेकिन आपको 1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, 1 से तनिक से कम है, 1 से तनिक से कम है, तो ये 2 से तनिक सा कम आएगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और बात यह है कि ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है भाई, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, तो f प्लस एफ डैश हैज टू बी एन इंटीजर। भैया इंटीजर में एक इंटीजर जोड़ोगे तभी एक इंटीजर आएगा, या यूं कहूं कि एक इंटीजर में से एक इंटीजर को माइनस करोगे तो एक इंटीजर ही होगा। सो f प्लस एफ डैश हैज टू बी एन इंटीजर, f प्लस एफ डैश एक इंटीजर होगा, और f प्लस एफ डैश अगर इंटीजर होगा तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, क्योंकि 0 और 2 के बीच में मुझे केवल एक ही इंटीजर ध्यान आता है और वो है g1, वो है 1। तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, i प्लस 1 इज एन इवन नंबर, 1 को माइनस कर देंगे तो i विल बी एन ऑड नंबर, i जो होगा दैट इज गोइंग टू बी एन ऑड नंबर। तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी थी, जस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करा दी, वैसे ही बाकी जो हमने 2 प्रॉब्लम उसके उसी से जुड़ी हुई करी थी वैसी प्रॉब्लम यहाँ भी बनाई जा सकती है माशाल्लाह, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए, हमें अगली प्रॉब्लम दे रखी है कि 5√5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1 सिद्ध कीजिए कि इसका इंटीग्रल पार्ट एक इवन नंबर होगा। प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज एन इवन नंबर। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। देखिए, यहां आपसे बोला है कि इसका इंटीग्रल पार्ट एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। देन हाउ वी विल प्रोसीड, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे। देखिए साहब, हमें जो कहा गया मैं वैसा ही काम करता हूं। मैं इसे सपोज कर लेता हूं r, इंटीग्रल पार्ट i सपोज कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट f, और वो क्या था 5√5 प्लस 11। ये कुछ आ गया, आ गया। अब इसका एक्सपांशन करूंगा तो 2n प्लस 1 C0 5√5 की पावर 2n प्लस 1, फिर क्या 2n प्लस 1 C1 5√5 की पावर 2n और 11 की पावर 1, फिर क्या 2n प्लस 1 C2 5 की पावर 2n माइनस 1 11 का स्क्वायर, फिर क्या 2n प्लस 1 C3 5 की पावर 2n माइनस 1 ना, इस बार 2n माइनस 2 होगा और 11 की पावर 3 एंड सो ऑन। फिर वही किसी पिटी सी बात, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया मैंने, जैसा कि आप पा रहे हैं। यहां पर समझ में आया होगा मेरे ख्याल से मैंने क्या करा। ठीक है साहब, अब अगला काम क्या होगा मेरा, अब मैं 5√5 प्लस 11 में 5√5 माइनस 11 करिए, ये आपको मिल रहा है 20। 225 5 ना 25 20 कहाँ मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 5 25 इंटू 5 125 में से 121 जाएंगे, यस 4 आएगा। तो यहाँ 5√5 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4/5√5 प्लस 11, ये आएगा। यू कैन सी, ये आ गया। अब यहाँ आप एक बात समझ सकते हो पिछली बार जैसे ही कि 5√5 प्लस 11 की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी। भाई 4 को जब इससे डिवाइड करोगे तो वो तो 1 से छोटा ही आएगा ना, 11 में कुछ ऐड करोगे तो वो तो 11 से बड़ा है, जब 11 से बड़ा है तो 4 से तो बड़ा होगा, 4 को 4 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा होगा। और चूंकि वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी, इन दोनों का रेशियो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा, इसे 0 से बड़ा ही होगा, 0 भी नहीं हो सकता। समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है, वरना वीडियो की स्पीड को स्लो करके भी मेरी बात सुन सकते हो भैया। ये कुछ आ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ये लीजिए साहब, आ गया, बहुत अच्छी बात है साहब, ये आपके पास में आ चुका है।
अब अगर ऐसा है तो इस आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि 5√5 माइनस 11 की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, और अगर ये 0 से 1 के बीच है तो इसकी पावर में अगर कोई पॉजिटिव नंबर रखोगे तो वो भी 0 से 1 के बीच ही आएगा। और लेट मी सपोज, वही घिसी पिटी सी बात, इसको मैंने f डैश सपोज कर लिया, 5√5 माइनस 11 की पावर 2n प्लस 1 को मैंने f डैश सपोज कर लिया। सो आई कैन से f डैश की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, और यहाँ तो कन्फर्म है कि f की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच होगी। तो इसको f डैश सपोज कर लिया तो ये आया। अब मैंने क्या करा, 5√5 माइनस 11 की पावर 2n प्लस 1 का एक्सपांशन किया, तो वो क्या होगा, 2n प्लस 1 C0, 5√5 की पावर 2n प्लस 1, फिर माइनस हो जाएगा 2n प्लस 1 C1, 5√5 की पावर 2n 11, 2n प्लस 1 C2, 5√5 की पावर 2n माइनस 1 11 का स्क्वायर, फिर माइनस होगा 2n प्लस 1 C3, 5√5 की पावर 2n माइनस 2 11 का क्यूब एंड सो ऑन। दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से आपको भैया, दिखाई दे रहा होगा। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों की वो स्क्रीन में से राइट साइड का हिस्सा कट जाया करता है, वो स्क्रीन रिजोल्यूशन का फंडा आ जाता है भैया, तो इसीलिए। एनीवेज, यहाँ पर ये पिक्चर बनकर आपके पास में आ गई। ठीक है साहब, आ गई। अब क्या करेंगे आप, अब आप एक काम कीजिए, आपके पास में इसे आपने f डैश सपोज कर रखा है, इसे आपने f डैश सपोज कर रखा है और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया। अब आप इस बार एक काम कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। करूं? अब मैं जब इसको माइनस करूंगा तो i प्लस f, फर्स्ट इक्वेशन का LHS, सेकंड इक्वेशन का LHS ये है। माइनस करेंगे तो माइनस करने से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसल, और आप आराम से चेक कर लीजिए तो आपको मिलेगा 2n प्लस 1 C1, 5√5 की पावर 2n, फिर 11, और फिर 2n प्लस 1 C3, 5√5 की पावर 2n माइनस 2 11 का क्यूब एंड सो ऑन। ये आपके पास में आएगा। आपने इस बार माइनस करा, और i प्लस एफ माइनस एफ डैश, i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 2। नाउ यू पीपल सी, √5 इज एन इरेशनल नंबर, आई नो, लेकिन जब आपने उसकी पावर में 2n कर दिया, 2n बीइंग एन इवन नंबर, और रूट की पावर में अगर इवन नंबर करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। वो तो रूट से बाहर हो गया, इरेशनल नहीं रहा, वो तो रेशनल हो गया। ना केवल रेशनल हो गया बल्कि इंटीजर हो गया। भाई √5, आई एग्री, आई एडमिट, आई कंप्लीटली बिलीव, आई नो इट इज एन इरेशनल नंबर, पर चूंकि उसकी पावर में इवन नंबर है इसलिए रूट के बाहर हट गया, चूंकि उसकी पावर में इवन नंबर है इसलिए रूट के बाहर हट गया, चूंकि पावर में इवन नंबर इसलिए रूट के बाहर हट गया। और फाइनली आपके पास में जो आएगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, ये एक इंटीजर ही आएगा, ये एक इंटीजर होगा। वैसे ही 2n जिस तरह से एक इवन नंबर है, ऐसे 2n माइनस 2 भी एक इवन नंबर है, बट दिस इज आल्सो एन इवन नंबर। इवन नंबर है तो रूट हट गया, इवन नंबर है तो रूट हट गया, तो ये 2 इंटू इंटीजर आ जाएगा। ये आ गया, तो ये आपके पास में आ गया। और ऐसा रहा तो ये एक इवन नंबर हुआ, ये आपके पास में एक इवन नंबर हुआ। मानते हैं आप? बहुत अच्छी बात, ये आपके पास पिक्चर बन गई। अब जरा दिमाग लगाइए, हम जानते हैं यहां पर क्या चीज, कि f की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच है, और f डैश की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। भाई ये 0 हो सकता था पर ये 0 नहीं हो सकता था, वो हम पहले दो प्रॉब्लम में देख के समझ चुके हैं। अब ये है, अब जरा इसके बारे में बात करो, इसकी वैल्यू देखो कहां से कहां तक लाई करेगी। तो जरा दिमाग लगाइए, इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम कब आएगा, इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम कब आएगा, दैट यू हैव टू सी।
पिछली बार सम था तो काम आसान था भाई, सम मिनिमम कब होगा, जब इसकी मिनिमम वैल्यू को दूसरे की मिनिमम वैल्यू से जोड़ दो तो सम भी मिनिमम आ जाता है। जब पहले की मिनिमम वैल्यू को दूसरे की मिनिमम वैल्यू से जोड़ दो तो सम मिनिमम आ जाता है। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब पहले की मैक्सिमम वैल्यू को दूसरे की मैक्सिमम वैल्यू से जोड़ दो तो सम भी मैक्सिमम आ जाता है। वहां काम आसान था, लेकिन यहां नहीं है, यहां डिफरेंस है। तो डिफरेंस मिनिमम कब होगा, डिफरेंस मिनिमम तब होगा, इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम तब आएगा जब आप f की मिनिमम वैल्यू पुट करो और f डैश की मैक्सिमम वैल्यू पुट करो। जरा भेजा लगाओ, देयर सम विल बी मिनिमम, देयर डिफरेंस विल बी मिनिमम। इन दोनों का डिफरेंस तब मिनिमम आएगा बेटा लोगों, इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम तब आएगा जब आप इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करो और इसकी, जब इसके मिनिमम में से इसका मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस मिनिमम आएगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। इसकी मिनिमम वैल्यू है 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो इसका जो डिफरेंस मिनिमम होगा वो 0 से वो क्या होगा, जब आप इसके 0 में से 1 माइनस करोगे तो मिनिमम वैल्यू -1 आएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -1। सम मिनिमम कब होता, जब दोनों की मिनिमम वैल्यू को ऐड कर दो। सम मैक्सिमम कब होता, जब दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को ऐड कर दो। पर मसला ये है यहां पर कि आपको उन दोनों का डिफरेंस निकालने का बोला है। आपको उन दोनों का क्या निकालने को बोला है, डिफरेंस। तो डिफरेंस मिनिमम कब होगा, डिफरेंस मिनिमम तब होगा व्हेन यू पुट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो आप जब 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा। और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो 1 नहीं होगा, 1 से हल्का सा कम ही होगा, 1 से कम ही होगा। 1 तो कभी रख ही नहीं पाओगे। हाँ, इसको आप 0 एक बार फिर भी रख सकते हो, लेकिन ये तो 1 नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू जो है इसकी 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो जो आएगा, चूंकि वो आप 0 रखोगे और इसको 1 से हल्का सा कम रखोगे तो ये वैल्यू जो होगी ये -1 से हल्की सी ज़्यादा ही आएगी। ये 0 रख सकते हो, मिनिमम रख सकते हो, रख सकते हो। क्या ये 1 रख सकते हो, नहीं। 1 से कम रखोगे, 1 से कम रखोगे तो ये 0 में से 1 से कम क्वांटिटी माइनस करके देखो, 1 मिनट के लिए रख करके देखो, ये 0 और इसमें से माइनस करो, कितना आया -0.99। मतलब -1 से हल्का सा ज़्यादा आया ना, -1 से हल्का सा ज़्यादा आया। ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि -0.99 -1 से बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये लॉजिक आपको मालूम है। चलिए, और इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, इन दोनों का डिफरेंस f माइनस एफ डैश का डिफरेंस मैक्सिमम तब होगा जब आप इसको मैक्सिमम रखो और इसको मिनिमम रखो। Their difference will be maximum when this is attaining its maximum value while this is attaining its minimum value। और इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। f की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, 1 से हल्की सी कम होगी। चलो 0.99 कर दिया, कर दिया, कर दिया। और f डैश की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, f डैश की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, पर 0 तो नहीं हो सकती, 0 से तनिक से ज़्यादा होगी। तो 0 से तनिक से ज़्यादा करोगे तो 0.01, तो कितना आया 0.98। मतलब मैं यूं कहूं कि इन दोनों के डिफरेंस की मिनिमम वैल्यू -1 से बड़ी आएगी और इनके डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, 1 से छोटी आ रही है। भाई मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है पर 1 नहीं आ रही, वो एक्जैक्टली 1 से छोटी आ रही है। मतलब कुल मिलाकर जो कंक्लूजन आया वो ये आया कि f माइनस एफ डैश जो है दैट इज लाइंग समवेयर बिटवीन -1 एंड +1। मिनिमम वैल्यू -1 से बड़ी होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटी होगी। फिर से बोलूं, फिर से बता देता हूं। भाई यहां डिफरेंस निकाला, आप जरा दिमाग लगाइए, इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम कब होगा, इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम तब होगा जब ये मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो। और इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 0, बिल्कुल 0 हो सकती है, बिल्कुल सही बात। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, लेकिन वो 1 नहीं होगी, वो 1 से हल्की सी कम होगी, 1 से हल्की सी कम होगी। तो 1 से हल्की सी कम करके देख लीजिए, तो मिनिमम वैल्यू जो आ रही है इन दोनों के डिफरेंस की वो -0.99 है, जो कि -1 से बड़ी है। -1 तो नहीं है एक्जैक्टली, -1 से बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है साहब। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए और ये मिनिमम होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन 1 नहीं है, वो 1 से हल्की सी कम है। और ये 0 नहीं है, 0 से हल्की से ज़्यादा है, तो 0.98 मतलब तकरीबन 1 से कम आ रही है। सो f माइनस एफ डैश जो है दैट इज लाइंग समवेयर बिटवीन -1 एंड +1। अब यहाँ पर वही काम जो पिछली बार किया था, कौन सा, देखिए ये एक इंटीजर है,
ये भी एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। तो समरी ये बनकर आई कि f माइनस एफ डैश हैज आल्सो टू बी इज आल्सो टू बी एन इंटीजर। भाई दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, सो f माइनस एफ डैश इज टू बी एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर होगा। और f माइनस एफ डैश एक इंटीजर होगा और f माइनस एफ डैश की वैल्यू -1 से +1 के बीच है, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच है, -1 से +1 के बीच है, -1 से +1 के बीच है और एक इंटीजर भी है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? यस, ये तब पॉसिबल है जब f माइनस एफ डैश की वैल्यू 0 हो। ये तब पॉसिबल है जब f माइनस एफ डैश की वैल्यू 0 हो। f माइनस एफ डैश हैज टू बी इज टू बी एन इंटीजर, और वो -1 से +1 के बीच भी और इंटीजर भी हो तो -1 से +1 के बीच में, क्योंकि आप इनके इक्वल भी नहीं ले सकते, तो ले दे के एक ही संभावना बची, वो है 0। तो f माइनस एफ डैश की वैल्यू 0 होगी और f माइनस एफ डैश की वैल्यू 0, तो i प्लस 0 इज इक्वल टू एन इवन नंबर, सो आई कैन से i इज एन इवन नंबर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एज एन इवन नंबर। हमें यही सिद्ध करने को कहा गया था कि इसका इंटीग्रल पार्ट एक इवन नंबर है, सिद्ध कर चुके हैं। आई रिपीट बच्चों, वही का वही काम किया मैंने, वही इसका कॉन्जुगेट लिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखा कि ये वैल्यू 1 से कम आ रही है और यहां हमने डिफरेंस निकाला। अब कई लोग यहां पर एक बात बोलेंगे, सर ये कैसे समझ में आएगा कि डिफरेंस निकालना है? पिछली बार समझ आपने 2 सवाल कराए, उसमें बताया सर आपने सम करा, सर दिमाग में घुस गई बात, एक नंबर बेहतरीन समझ में आ गया, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम ने फिर जाकर दिमाग खराब कर दिया। बोले ये कैसे समझ में आएगा कि साहब इस बार डिफरेंस निकालना है? तो पड़ोसी बैठा हुआ बोलता है, बोले बेटा मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। बोले क्या? बोले देख, जब ऑड नंबर प्रूव करने को आए ना तो ऐड कर देना, और जब इवन नंबर प्रूव करने को आए तो माइनस कर देना। बता रहा पड़ोसी आपका ऐसा? बिल्कुल बता रहा होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, वहां एक ना एक पड़ोसी आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। वो ये आपको जरूर गाइड करेगा कि बेटा जब ऑड नंबर प्रूव करना तो ऐड कर देना, और जब इवन नंबर हो तो माइनस कर देना। तभी ऐसा नहीं है, मतलब अगर ऐड कर दोगे तो क्या फिर वो ऑड बन जाएगा? है, आप ऐड करके देखो क्या ऑड बन जाएगा? ऐसा नहीं है कि अगर ऑड करना हो तो प्लस कर दो और इवन हो तो माइनस, ऐसा नहीं है। जरा एक काम करिए, इनको ऐड करके देखते हैं, पर पहले जरा कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी कर लिया आप लोगों ने, अब मैं जरा प्लस करता हूं, जरा प्लस करके देखिए होता क्या है। जब आप प्लस करेंगे तो क्या होगा? इस प्लस वाले को ये माइनस कैंसिल कर देगा, इस प्लस वाले को ये माइनस कैंसिल कर देगा, और क्या आएगा? 2n/0 2n + 1, और ये 11 तो यहां आएगा ही नहीं। जरा ऐड करके देखिएगा क्या हो रहा है, ऐड करके देखिएगा क्या हो रहा है। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो इस बार ये माइनस वाला प्लस से, माइनस वाला प्लस से कैंसिल हो जाएगा, हो गया। और यहां पर क्या आ गया? 2n + 1 C0 5 ये आ गया, और फिर क्या है आपके पास में? 2n + 1 C2 5√5 की पावर 2n - 1 11 का स्क्वायर, और फिर एक और रख लेते हैं, चलिए 2n + 1 C3 C4 2n - 1 मिनट 5√5 की पावर 2n - 3 11 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये पिक्चर चलेगी, चेक कर लीजिए, ये पिक्चर चल रही है। जब आपने इनको ऐड किया जब आपने इन्हें ऐड किया तो ये पिक्चर चलकर आई। अब जरा गौर कीजिए, इसमें क्या हुआ? 2n + 1 एक ऑड नंबर है, 2n + 1 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जब √5 की पावर में होगा तो क्या वो रूट के बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। भाई √5 की पावर में जब आपने एक ऑड नंबर रख दिया, देन इट विल स्टिल रिमेन एन इरेशनल नंबर। ये 2n - 1 एक ऑड नंबर है, और √5 की पावर में एक ऑड नंबर रखेंगे, दिस विल रिमेन एन इरेशनल नंबर, दिस इज गोइंग अगेन टू बी एन इरेशनल नंबर। बाई √5 की पावर 2n - 3 2n - 3 इज बट ऑब्वियसली एन ऑड नंबर, एंड वो अगर पावर में है तो वो तो एक ऑड नंबर ही रहेगा। सो दिस होल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी एन इरेशनल नंबर। ये आपको एक इंटीजर मिलेगा ही नहीं। आप देखिए ना, आपने जब इनको ऐड करा, तो एक इंटीजर नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इवन नंबर।
आपको एक इंटीजर ही नहीं मिलेगा, वो एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इरेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो इरेशनल ही रहेगा भैया, ये इरेशनल नंबर होगा क्योंकि रूट फाइव की पावर में ऑड नंबर रख रहे हो। आपने जब माइनस किया था तो पावर में इवन आया था तो वो रूट के बाहर हट गया था, पावर में इवन आया था तो वो रूट के बाहर हट गया था, लेकिन इस बार पावर ऑड है तो वो रूट के अंदर ही रहा, वो इरेशनल ही रहा, तो ये पिक्चर आपको मिल ही नहीं पाएगी, इसलिए मैंने ऐड नहीं करा। बात ये नहीं है कि मुझे ऑड लाना था तो मैंने प्लस करना है और इवन लाना था तो मैंने माइनस करना है, नहीं। हम जब प्रॉब्लम करने बैठते हैं एग्जाम हॉल में तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी मिलती है, इनफैक्ट अच्छी एग्जाम्स में तो ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती है जो पहले कभी देखी ही नहीं होती, और वो एग्जाम ही क्या जिसमें वो प्रॉब्लम आ जाए जो पहले देखी हुई है, मज़ा ही नहीं आएगा। फिर एग्जाम तो उसी को बोलते हैं ना जिसमें एग्जाम हो, इम्तिहान हो। तो यहां हम तो वहां सब चीजें ट्राई करेंगे। तो मसला ये नहीं है कि ऑड था तो प्लस करना, इवन है तो माइनस करना है, नहीं। मसला ये है कि आपको वो इरेशनल जो टर्म्स थे उन इरेशनल टर्म्स को हटाना था, और इरेशनल टर्म्स पिछली बार प्लस करके हट रहे थे, इस बार माइनस करके हट रहे हैं। बात ये है, ऐसा नहीं है, वरना एक ही प्रॉब्लम में ऑड भी हो जाएगा इवन भी हो जाएगा, वो तो संभव ही नहीं है। तो बात ये कि आपको उन इरेशनल टर्म्स को हटाना है, और इरेशनल टर्म्स पिछली बार कैसे हट रहे थे, ऐड करके, इस बार कैसे हट रहे हैं, माइनस करके। तो ये मुद्दे की बात है भैया। और ऐसा क्यों हुआ मैं आपको उसके पीछे एक और बताता हूं कि यहां माइनस करके क्यों हुआ मामला। आप पिछली बार जब देखें तो जैसे पहली प्रॉब्लम आपने जो देखी उसमें क्या था, 5 + 2 √ 6, 5 + 2 √ 6 था, उसकी पावर में क्या था, n था, 2n + 1 था, जो भी था। तो वहां 5 बड़ा था और 2 √ 6 छोटा था। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से छोटा था। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम कराई उसमें 3 √ 7 से बड़ा था, 3 √ 7 से बड़ा था। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से बड़ा था, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से बड़ा था। जबकि इस बार मालूम है क्या हो रहा है, इस बार इरेशनल नंबर बड़ा है, 5 √ 5 11 से बड़ा है। आप इसका स्क्वायर करके देखिए 125, इसका स्क्वायर करके देखिए 121, ये बड़ा है, ये छोटा है। In previous two problems, rational part was exceeding irrational part. Rational part was exceeding irrational part. But here in this problem, irrational part is exceeding rational part. यहां यदि आपने, मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों, अब यहां यदि आपने 11 - 5 √ 5 निकाला तो वो नेगेटिव आएगा। दिस विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। यहां पर 11 छोटा है और 5 √ 5 बड़ा है, ये ध्यान दीजिए। तो वो भी एक डिफरेंस लाने की बात हो रही थी। तो होप आपको इतनी सारी कहानी सुनाई है तो समझ में आ चुका होगा कि आपको ऐड करना है या माइनस करना है, ये इस बात पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि ऑड या इवन लाना है, आपको इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपको वो इरेशनल टर्म्स हटाने हैं। तो अकॉर्डिंगली आपका काम होगा। चलिए इसी प्रॉब्लम में आप एक काम कीजिए, आप R × F की वैल्यू निकालिए। यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R × F। वीडियो को पॉज करके R × F की वैल्यू निकालिएगा जल्दी से। क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पर हमें R × F निकालना है। अब इस प्रॉब्लम में आप एक बात देख चुके हैं, R आपको मालूम है ये है, F आपको नहीं मालूम, लेकिन आप एक बात देख चुके हैं कि F बराबर क्या है यहाँ पर, F' बराबर क्या है यहाँ पर, F' है। तो आपको R × F निकालना है, मतलब R × F' निकालना है। भाई आपको ये निकालना है, मतलब ये निकालना है। और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 5 √ 5 + 11 की पावर 2n + 1। और ये क्या है, कुछ ये है। भाई आपको R × F निकालना है, और आप ये देख चुके हो कि इसमें F' बराबर क्या है बच्चों, F है। F' बराबर F है, तो F बराबर आप F' भी रख सकते हो। तो ये आ गया आपके पास में, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 125 में से 121 जाएंगे तो 4 की पावर 2n + 1। सो हेयर वी आर गेटिंग R × F, मतलब R × F' की वैल्यू कितनी साहब, 4 raised to the power 2n + 1।